हेलो गाइस, दिस इज Elitepredators और आज हम कारगिल के उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिस पे शायद किसी ने आज तक बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। मई 18, 1974 पोखरण टेस्ट रेंज में इंडिया पूरी दुनिया की नाक के नीचे न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की सक्सेस ये इंश्योर कर देती है कि इंडिया इज नाउ ऑफिशियली ए न्यूक्लियर स्टेट। इस खबर ने दो रिएक्शन जनरेट किए। पहला कि अमेरिका की कड़ी निगरानी के बावजूद इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करने में सक्सेसफुल रहा, और जिससे पाकिस्तान ने जो बेहुदा हरकतें 1947, 65 और 71 में की थी, अब ऐसा कुछ किया तो शायद स्टोरी बताने के लिए भी दुनिया के मैप पे ना रहे। और दूसरा, पाकिस्तान डेस्परेटली न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने में लग गया। इंडिया का न्यूक्लियर आर्म होना पाकिस्तान के लिए मानो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। 1998 में दे सक्सेसफुली डिटोनेटेड देयर ओन न्यूक्लियर बॉम्ब एंड बिकम द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू बिकम न्यूक्लियर पावर। दोनों कंट्रीज़ के न्यूक्लियर पावर होने से ये अजम्पशन लगाया गया कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एक फुल फ्लेज वॉर तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी ने ये नहीं एज्यूम किया था कि एक लिमिटेड वॉर भी नहीं हो सकता। इवन इंडिया और पाकिस्तान ने भी नहीं। न्यूक्लियर ऑप्शन के बाद भी इंडिया और इंडियन आर्मी का अफेक्शन लार्ज मिलिट्री एक्सरसाइजेस से कम नहीं हुआ। इंडिया ने 1986-87 में ऑपरेशन ब्रेस्ट अटैक किया। इसकी डिटेल आपको इस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स वाले वीडियो में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक ऐसी ही बड़ी एक्सरसाइज कारगिल में 1999 के शुरुआती मंथ्स में हुई, जिसको इंडियन आर्मी के 15 कोर ने कंडक्ट कराया था। बट कारगिल तो करंटली 14 कोर के जुरिसडिक्शन में आता है, राइट। इंटरेस्टिंग फैक्ट, 14 कोर जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर भी कहा जाता है, वो कारगिल वॉर के बाद रेज हुआ, और उसके पहले ये पूरा एरिया 15 कोर ओवरलुक करता था। बैक टू द एक्सरसाइज। 17th इन्फेंट्री ब्रिगेड जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्हें लीड कर रहे थे उनके कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह, जो अपनी पलटन के साथ एक एनिमी यूनिट का रोल प्ले कर रहे थे। और उन्होंने ये असेस किया कि वो मुश्को वैली की कई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइट्स को बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं। उनका असेसमेंट शॉकिंग था, लेकिन इम्प्रैक्टिकल नहीं। उस टाइम के कोर कमांडर और आर्मी कमांडर ने उनके असेसमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और कुछ ही महीने बाद मुश्को वैली की सारी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइट्स पर दुश्मन का कब्जा था। और ये पहली बार नहीं हो रहा जब इंडिया कारगिल को या फिर अपनी गलतियों को इग्नोर करके उसके बाद उसका प्राइस पे कर रहा है। कारगिल 1947 के पाकिस्तानी इन्वेजन में भी दुश्मन की नज़र में था। 1948 में पाक बैक्ड मिलिशिया और पाक आर्मी ने इस रास्ते को यूज़ करके लेह को इन्वेड करने की कोशिश की थी थ्रू द्रास एंड कारगिल। हालांकि इंडियन आर्मी ने वहाँ पे एब्सोल्यूट मैडनेस के साथ फाइट करके इनकी तशरीफ़ें लाल कर दी उस टाइम भी, और इसके बाद भी इंडिया इस सेक्टर के इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन इन 1965 अगेन पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने कारगिल को इन्वेड किया अंडर द नेम ऑपरेशन जिब्राल्टर, और इस टाइम हम उन्हें पॉइंट 13620 और ब्लैक रॉक जैसी बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर करने से रोक नहीं पाए, जो पूरी कारगिल वॉर को ओवरलुक करती है। आने वाले कुछ मंथ्स में फोर राजपूत्स ने एक बहुत ज़्यादा खूनी और इंसेनली टफ बैटल 85th लाइट आर्टिलरी रेजिमेंट के सपोर्ट से लड़ी और इन हाइट्स को वापस कैप्चर किया। राजपूत्स ने बहुत खून बहाया था इन हाइट्स के लिए, लेकिन ताशकंद एग्रीमेंट में हमारी ही गवर्नमेंट ने इन हाइट्स को वापस पाकिस्तानियों को दे दिया। 1971 वॉर में हमने फिर इन हाइट्स पे कब्जा किया। इंडिया की आदत रही है अपनी मिस्टेक से ना सीखने की, और ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक में से एक है कारगिल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ना पहचानना। कारगिल एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, जो अगर दुश्मन के हाथ में चला जाए तो सियाचिन ग्लेशियर और लेह का ईजी एक्सेस दुश्मन को मिल सकता है। और सियाचिन इस देश के लिए क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए, ये मैंने बहुत डिटेल में ऑपरेशन मेघदूत वाले वीडियो में समझाया है, इसे प्लीज़ देखिएगा। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कारगिल वॉर की शुरुआत ही एक्चुअली 1986 में ऑपरेशन मेघदूत से होती है, जब इंडिया सरप्राइजिंगली 1986 में पाकिस्तान को आउटस्मार्ट और आउटरन करके सियाचिन ग्लेशियर पे डोमिनेंट पोजीशन कैप्चर कर लेता है। पाकिस्तानी रिटेलिएशन में अपनी 323 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एसएसजी कमांडोज की एक कंपनी को टॉप नॉच गियर्स और वेपन्स के साथ बिलाफोंडला को रिकैप्चर करने के लिए भेजते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन आर्मी को या तो एलिमिनेट करना या भगा देना और पीक्स पे कब्जा करना। लेकिन इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट का उस टाइम कुछ और प्लान्स थे। ऐसा कहा जाता है कि बिलाफोंडला की पहाड़ियों ने पहली बार किसी के सर की स्नोबॉल बनते देखा होगा, और आप में से जिसको ये चीज़ समझ में आई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सियाचिन पाकिस्तानियों के लिए आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल हार है। आपको 323 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर का नाम सुन के समझ आ जाएगा कि कैसे ऑपरेशन मेघदूत से कारगिल का रिलेशन है। उस टाइम उस ब्रिगेड को कमांड कर रहा था ब्रिगेडियर परवेज़ मुशर्रफ। ये बहुत कम लोग जानते हैं, पर परवेज़ मुशर्रफ का एक और नाम है,
द बुचर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। इसने 1988 में 1000 से ज्यादा शिया मुसलमानों को जान से मार दिया था और फिर ये नाम मिला इसे, जिसे द 1988 गिलगित मैसेकर भी कहा जाता है। 1999 में भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ही था और कारगिल वॉर उसी का ब्रेन चाइल्ड था। उसने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन कोहपायमा, जिसका मतलब है ऑपरेशन माउंटेनियर। यह ऑपरेशन बेहद सीक्रेसी में प्लान किया गया था और इतनी सीक्रेसी में कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इसका कोई आइडिया नहीं था। और ये जब शुरू हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, द लाहौर डिक्लेरेशन। इस ऑपरेशन को प्लान करते समय और इंट्रूजन से पहले मुशर्रफ ने वेस्ट को काफी अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया था और वो ये कंक्लूजन पे पहुंचा था कि दोनों देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। और उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये स्ट्रॉन्ग पैरानोया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इसी डर का फायदा उठा के मुशर्रफ स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे कब्जा करना चाहता था और नेशनल हाईवे 1 पे डोमिनेटिंग पोजीशन एक्वायर करके इंडिया का एक्सेस लेह और सियाचिन से काटना चाहता था। चाइना 200% पाकिस्तानीज को एड कर रहा होगा क्योंकि भारत का जोजिला पास या NH1 पे वीक होना चाइनीज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है लद्दाख को इन्वेट करने की। मुशर्रफ ने यही सोचा था कि बीच कॉन्फ्लिक्ट्स में जब अमेरिकन इंटरवीन करेंगे और एक सीज फायर हो जाएगा और पाकिस्तानी जहां बैठे हैं वही पोजीशन हमेशा के लिए कैप्चर करे रहेंगे, लेकिन उसको इंडियन आर्मी फिर सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन इस बार मुशर्रफ पूरी तैयारी करके बैठा था। अब मैं आपको पाकिस्तानियों की पूरी फोर्स प्लेसमेंट समझाता हूँ। ये कई पाकिस्तानी इंटरनेशनल और इंडियन सोर्सेज से निकाल कर कंपाइल किया हुआ डेटा है। इन्होंने 3 ब्रिगेड यानी कि ऑलमोस्ट एक डिवीजन के साइज की फोर्स इंट्रूजन के लिए डिप्लॉय कर रखी थी। पाक आर्मी की 62nd इन्फेंट्री ब्रिगेड जो अभी स्कारदूम में बेस्ड है, उसे बटालिक सबसेक्टर्स और काकसार में डिप्लॉय किया गया। 80th ब्रिगेड ऑफ पाक आर्मी को मश्को और द्रास सेक्टर में डिप्लॉय किया गया और जो 32nd ब्रिगेड थी वो ईस्टर्न फ्लैंक की तरह काम कर रही थी। हर एक ब्रिगेड में करीब 3 से 4 बटालियन होती हैं, तो हम यहाँ पे करीब 7 से 8 हज़ार सोल्जर्स प्लस मिलिशिया का इंट्रूजन देख रहे थे, जो कि अराउंड 50 से ज्यादा पोजीशंस पे फैले हुए थे। पर एक पाकिस्तानी एनालिस्ट के क्लेम के हिसाब से वहां पे अराउंड 140 पोजीशंस थी। अगर हम लॉजिस्टिकल हब्स को भी मिला लें तो पाकिस्तानियों ने पूरी 160 किलोमीटर की लाइन की रेकी कर रखी थी। पर एक पाकिस्तानी एनालिस्ट के क्लेम के हिसाब से वहां पे अराउंड 140 पोजीशंस थी अगर हम लॉजिस्टिकल हब्स को भी मिला लें तो। और बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन और पॉकेट्स पे आर्टिलरी और मोटार पोस्ट स्टैब्लिश कर लिया था, जो आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी पे गोलियों की बरसात करने वाली थी। नो डाउट ये ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया गया था और इतना बड़ा इंट्रूजन एक इन्वेडिंग फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस इन्वेजन को एक सक्सेस बना दिया था इंडियन साइड पे मल्टीपल फेलियर्स ने। इस फेलियर में 15 कोर की कई गलतियां कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी, जिसमें सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन और अनएथिकल पनिशमेंट टू जूनियर ऑफिसर्स जैसी हरकतें शामिल थी। स्ट्रेटेजिक फेलियर की बात करें तो आपको जान के बहुत शौक लगेगा कि एयर चीफ मार्शल A.Y. टिपनिस जो उस टाइम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उन्होंने ये बताया कि IF को इंट्रूजन डिटेक्ट होने के पहले कुछ वीक में लूप में ही नहीं रखा गया था और फिर उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया एयर स्ट्राइक डिलीवर करने के लिए, जिसके कारण IF को बहुत रिस्की और बिना नेसेसरी इंटेलिजेंस के ऑप्स करने पड़े। उस टाइम IF के ऑपरेशन को लीड वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल विनोद पटने कर रहे थे, जो खुद एक 1971 वॉर के डेकोरेटेड एयरमैन थे। इस वॉर में इंटेलिजेंस को बहुत ब्लेम किया गया और अगर हम इस फैक्टर को भी हटा दें कि कैसे ex-PM I.K. गुजराल ने इंडियन कोवर्ट ऑप्स को कुचल के रख दिया था और इंडियन इंटेलिजेंस की कमर तोड़ दी थी, तो भी रॉ ऑपरेटिव्स और डिप्लोमेट्स ने ये इंडिकेट किया है कि एडिक्वेट इंटेलिजेंस थी। हेक्टिक मिलिट्री एक्टिविटी इन स्कारदू और अनयूजुअल मिलिट्री एक्टिविटी थी कारगिल और बटालिक में, और ये सब रिपोर्ट हुआ था इंट्रूजन की पहली विंटर से पहले। उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल VP मलिक ने कहा, क्योंकि हम इंट्रूडर्स को नहीं पहचान पाए इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम में एक फ्लॉ था। लेकिन आखिरी में ये कलेक्टिव फेलियर की तरह सामने आया, क्योंकि कोई कंसोलिडेटेड स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं थी जो पॉलिटिकल लीडरशिप को इंट्रूजन के खिलाफ एक रिस्पॉन्स तैयार करने में हेल्प करे। ये था कारगिल वॉर का इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट पार्ट में इस वॉर में हुई कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और ब्रेव फाइट्स के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसकी अननोन डिटेल्स और अनडिस्कवर्ड कनेक्शंस, हिस्ट्री में हुए इवेंट्स को जान के मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो 10% भी शेयरेबल लगता है और लगता है कि बाकी लोगों को भी ये बातें जानना चाहिए, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो and talk to me and share your views and comment.
मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सीखता हूँ। टिल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कारगिल द इम्पॉसिबल वॉर, एलीट प्रेडेटर्स आउट। थैंक यू एंड जय हिंद।